हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू पॉलिसी पर्सपेक्टिव। जो आज के समय में जो नई पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आई है, उसमें क्या नए चेंजेस है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले जो पॉलिसी थी पर्सनल पॉलिसी उसके अंदर नहीं थे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ड्यू टू वेरियस चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एज वेल एज द सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से वो बनाई जा रही और उसमें काफ़ी चेंजेस लाए जा रहे। एंड स्टेट का भी रोल जो है पर्सनल पॉलिसी के तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो इसीलिए अभी हम देखेंगे कि जो नई पॉलिसी आई है उसके क्या क्या पर्सपेक्टिव है। इट मीन्स कि जो नई पॉलिसी है उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें लाई गई है जो पिछले इसमें नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। In the field of personal, new policies were evolved, and the Ministry of Personal, Public Grievances and Pension has undertaken following measures to achieve a proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration। तो अभी जो है जो नई पॉलिसी है उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने ये सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कौन से? एक तो अचीव प्रोएक्टिव, मतलब जो भी चीज़ें करेंगे उसमें एक्टिव होना है, रिस्पॉन्सिव होना है, उसके बाद अकाउंटेबल होना है हमें, और सस्टेनेबल होना है, एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें नई पॉलिसी के अंदर ऐड करना है। तो अभी जो सबसे पहला है प्री मैच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट। इससे आप क्या समझते हैं कि जो रिटायरमेंट एज है उससे पहले अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं अभी सर्विस नहीं कर सकता, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, तो ये भी प्रोविजंस इस नई पॉलिसी के अंदर है। प्री मैच्योर, मैच्योर होने से पहले वॉलंटरी खुद होकर रिटायरमेंट लेना। द न्यू स्कीम ऑफ द न्यू स्कीम फॉर प्री मैच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट विथ 5 years एडिशनल सर्विस बेनिफिट was adopted as a policy to weed out the deadwood or the inefficient personnel and those who are not comfortable in the government from functional and adjustment point of view। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, विथ 5 years एडिशनल सर्विस बेनिफिट वॉज एडॉप्टेड एज अ पॉलिसी टू वेड आउट द डेड वुड्स, मतलब उनको 5 साल का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा और ये लोग उनके लिए मिलेगा। एक तो सरकार उनको इनइफिशिएंट माने कि अभी इनकी इफिशियंसी नहीं है एज पर द देयर एज और वाट एवर द क्राइटेरिया में बी, और मे बी फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स may be responsible for that। तो whatever the factors that will responsible for their प्री मैच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसमें गवर्नमेंट उनको प्री मैच्योर देगा। या हो सकता है उनकी भी इच्छा ना हो, वो भी कंफर्टेबल ना हो, तो इस इन दैट केस में वो क्या कर सकते हैं, एक प्री मैच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, हमने पिछले 7th चैप्टर में भी इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया है। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वाज माइलस्टोन इन द व्यू in the new policy experiment in the personal. Civil servants all over the country have largely benefited from this administrative code in terms of time, cost, harassment in alternative system of grievances handling। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइड किया गया ऑल दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें वो अपने जो भी दिक्कत होगी, जो भी उनको सर्विस इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट जो भी उनको दिक्कत होगी, उसका समाधान वो इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर एकदम स्पीडी तरीके से और इन एक्सपेंसिव, मतलब सिर्फ 100 रुपये या उससे भी कम की प्राइस में वो अपने लिए रिलीफ पा सकते हैं। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इनोवेशन वाज जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन based on the second pay commission recommendation for conflict management with the employees. The staff relation policy had its fruitions in the joint consultation machinery experiment, which has largely been successful in averting agitations method to settle employees dispute। तो अगर कोई एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़, मतलब जो काम दे रहा है और एम्प्लॉयज़ जो काम ले रहा है, मतलब जो काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है,
तो ये जॉइंट कंसल्टेशन से मतलब एज अ डिस्कशन फोरम से वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज द नोडल एजेंसी है इसके लिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पॉलिसीज of the government. The Service and Vigilance Wing oversees government program for maintenance of discipline and eradications of corruption from public service. The Central Vigilance Commission advise the government on all vigilance matter. तो इसके बाद जो नई पॉलिसी आई है उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जिक्र किया गया, मतलब ये एक नया एक बॉडी बनाई गई जिसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी पर्सनल है, उनके ऊपर एक निगरानी का काम देखने के लिए, मतलब एंटी करप्शन को ध्यान में रखने के लिए एंटी करप्शन बॉडी बनाई गई जिससे करप्शन को रोका जा सकता है, ठीक है। एक विजिलेंस बॉडी बनाई गई जो कि मेनली काम करेगी अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी आया, एक नई बॉडी हो गई, ठीक है। ये क्या करेगी, सीबीआई वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन एंड ऑल्सो वायलेशन ऑफ द सेंट्रल फिजिकल लॉ, मतलब जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी कानून है उसका अगर वायलेशन होता है या करप्शन या कोई रिश्वत लेता है, ठीक है, इन दैट केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो सीबीआई है ये इनके ऊपर काम करेगी। मेजर फ्रॉड रिलेटेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज, पासपोर्ट फ्रॉड एंड सीरियस क्राइम कमिटीज बाय ऑर्गेनाइज गैंग एंड प्रोफेशनल क्राइम्स सॉरी। तो ये सब चीज़ों के लिए ये सीबीआई बनाई गई। सीबीआई वाज फर्दर strengthened by the additional of economic offense wing by resolution dated February 2 1964। तो इस तरह सीबीआई को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई गई थ्रू दिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ठीक है। इसको ऐड करने से ये अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो अभी हम देख रहे किस तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो गई, अलग अलग चीज़ों के लिए अभी जो न्यू पॉलिसी आई है उससे अभी बनाई जा रही है। अभी जैसे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है 2014 में, देखिए लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2014 इसका एम क्या था, इसका भी एम यही है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करप्शन करना है, सेटिंग अप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड बॉडी एट सेंट्रल लेवल जिसको लोकपाल बोला गया, जो रिसीव करेगा कंप्लेंट रिगार्डिंग द करप्शन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट एंड इंश्योर दैट दीज आर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड एंड इफेक्टिवली प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। तो लोकपाल ये सेंटर के लिए और लोकायुक्त ये बनाया गया स्टेट के लिए। इन दिस रिगार्ड द एक्ट ऑल्सो मेक इट्स incumbent for each state to pass within a year law for setting up the body lokayukta at the state level and leave it to the state to work out the detail, ठीक है। तो इस तरह से करप्शन को हैंडल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई जो मेनली किन के लिए है, जो पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए। उसके बाद कैडर मैनेजमेंट, एज पर द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कैडर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन आते हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट, ओके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये तीन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आती है। ऑल थ्री सेक्रेटरीट सर्विस, दैट इज सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस एंड तो जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विस एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज रिस्पॉन्सिबल। तो इनके लिए भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज बनाई गई है जो कि एक कैडर मैनेजमेंट के अंडर आएगा, ठीक है। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मेनली हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो जो नई पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुआ है वो हम चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट कैडर ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। उसके बाद एंड ये जो भी है इन सभी के लिए कौन है, एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इन एडिशन डिपार्टमेंट फ्रेम एंड
also revise rules and regulation pertaining to the condition of service of the all India service such as Indian Police Service, Indian Forest, consultation with the Ministry of Home Affairs, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, क्योंकि ये IFS के लिए मेनली ये मिनिस्ट्री है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैडर रिव्यू ऑफ 58 सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज ऑन द पीरियडिक बेसिस. तो इस तरह से नए पॉलिसी के अंदर ये सब प्रोविजंस ऐड किए गए. उसके बाद सीनियर अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ का डिपार्टमेंट है? ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर का ये डिपार्टमेंट है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ठीक है. डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर लेवल एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ये सब चीज़ें जो कौन डील करता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ऑल प्रोपोजल फॉर द सीनियर अपॉइंटमेंट whether the approval of the appointment committee of the cabinet is required are proceed by this department. तो जितने भी सीनियर अपॉइंटमेंट होंगी अपॉइंटमेंट वो सभी ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है ऑफ कैबिनेट ये इन द कंसल्टेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग वो अपॉइंटमेंट देगी. इट इंक्लूड ब्रॉड लेवल अपॉइंटमेंट टू द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग and appointment under the central staffing scheme for the post of joint secretariat, directorate and deputy secretariat in the ministry or department. In addition, all appointment by the promotion are required to be approved by the that is the appointment committee of the cabinet. Okay, appointment committee of the cabinet are also proceed. तो अगर सीनियर अपॉइंटमेंट हमें करना है तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का अप्रूवल जरूरी है. ठीक है. अभी हम करेंगे ट्रेनिंग पॉलिसी. देखो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज द नोडल डिपार्टमेंट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द गवर्नमेंट फंक्शनरीज. ट्रेनिंग विंग फॉर्मुलेट पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम by identifying area of training, designing training programs, development of trainers and training capabilities and administering policy in training. तो ये सब ट्रेनिंग से रिलेटेड कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो नई पॉलिसी आई है उसमें के अंदर क्या क्या है ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि कौन से काम किसके लिए है, कौन सी एजेंसी बनी है, ये सब चीज़ें. देन इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर प्रोबेशन क्लियरेंस एज पर द एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन और एनी एक्सटेंशन देयर ऑफ कैंडिडेट may be required to undergo such course of training and instruction to pass examination and the test as government may deem fit as the condition to satisfactory completion of the probation. तो ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. वो डिटरमाइन करता है कि आफ्टर प्रोबेशन पीरियड हाउ मच ट्रेनिंग, हाउ मच मंथ ऑफ ट्रेनिंग that will be essential for the trainees. The government has decided that in case of direct recruitment, there should be mandatory induction training at the least 2 week duration. In this regard, successful completion of the training shall be prerequisite for completion of the probation. तो probation के लिए एटलीस्ट 2 week, मतलब जैसे आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करते, जैसे आपने यूपीएससी क्लियर किया, अब आपका जो बेसिक ट्रेनिंग होगी वो एटलीस्ट 2 week की होनी है. ठीक है, एटलीस्ट. तो प्रोबेशन पीरियड पे 2 week की आपकी ट्रेनिंग इज मैंडेड. देन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ह्यूमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. in order to provide redressal mechanism for the handling cases of sexual harassment at workplace, sexual harassment for of women at workplace prevention prohibition and redressal act 2013 was promulgated. The Central Civil Service Conduct Rule 1964 and Central Civil Service Classification Control and Appeal Rule have now been amended and align them as per the provisions of this Act 2013. तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ये स्पेशल 2013 में एक्ट आया जिसको प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 कहा जाता है. सेक्सुअल, इसका ये पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ह्यूमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जो मेनली डील करता है ह्यूमन का सेक्सुअल हरासमेंट एट दी वर्क प्लेस के रिलेटेड. देन आता है स्टाफ वेलफेयर. सेंट्रल गवर्नमेंट बीइंग द लार्जेस्ट सिंगल एम्प्लॉय इन इंडिया डिस्चार्ज इट्स
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय थ्रू वेरियस वेलफेयर मेजर। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर 4 registered societies which are set up for the welfare of the government employee and their families. Beside department lay down policies for department canteen support residential welfare association। तो ये था मेनली जो स्टाफ वेलफेयर के बारे में देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सिंगल लार्ज एम्प्लॉयज़ है इंडिया के अंदर, जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर देखता है, रिस्पॉन्सिबल है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने 4 ऐसी रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई है जो मेनली वेलफेयर का काम देखती है एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉयज़ के फैमिली के लिए। ठीक है। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंटल कैंटीन्स होती है। उसके बाद रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाए गए हैं। ये सब किसके लिए? ये स्टाफ के वेलफेयर के लिए, जो एम्प्लॉयज़ काम करे उनके वेलफेयर के लिए। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ ब्रॉट आउट comprehensive law in order to ensure right to information to the citizen in almost entire matter of the government at all level from central government to the local self government। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है 2005 में, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया चाहता है कि उसको किसी टॉपिक या किसी भी इवेंट या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन दैट केस वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत वो इन्फॉर्मेशन पा सकता है। द लॉ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज़ प्रोवाइडेड अ mechanism where Central Information Commission, being the apex body at the center, facilitates its citizen to access information in time bound, hassle free and अफोर्डेबल मैनर। तो इसके लिए इस एक्ट के थ्रू एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत ये एक अपेक्स बॉडी है जो मेनली इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से डील करती है। और इसके थ्रू दिस एक्ट आप कोई भी सिटीजन है वो इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है एक टाइम बाउंड के अंदर। ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको हसल फ्री मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और एक अफोर्डेबल मैनर में मतलब कम फीस में। इस तरह से जो नया पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पर्सनल पॉलिसी बनी है उसमें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। देन आता है रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट फॉर द डिपार्टमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। a system has been put in place. It provides for preparation of result framework documents by the Department of Personnel Training, summarizing the main objective and corresponding action for the year. The Department of Personnel Training has prepared the RFD, okay, that is result framework document, listing out the objective to be achieved in a given time frame for monitoring and proper evaluating its performance at the end of year. As per the result framework document exercise, after consultation with the stakeholder, department has prepared a strategy and strategy plan for 5 years। तो इस तरह से एक रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट बनाया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें उनके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको क्या काम है, वो 5 साल तक किस तरह से अपनी प्लान को स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाए गए हैं, ये सभी डिटेल में अपने प्लान को इसमें वो बताते हैं। एंड दैट विल बी गिवन टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है। देन प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू promote the use of Hindi as an official language in the official matter and motivate compliance of the provisions of the Official Language Act 1969, the rule frame thereunder. Department of Personnel and Training ensure that spirit of various order and guidelines issued by the Department of Official Language are properly enforced for implementation of the official language policy of the Union। ठीक है। In this regard, Official Language Division monitor the implementation of the policy in the department।
तो जो नई पॉलिसी है पर्सनल पॉलिसी, उसमें लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है कि हमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। और जो भी प्रोविज़न दिए गए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1969 के अंदर उसको फॉलो करवाना है। ये है काम मेनली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, ठीक है। देन सिविल सर्विस डे, द गवर्नमेंट सेलिब्रेट 21st April every year as a civil service day as an occasion for the civil servant to rededicate themselves to cause the citizen and renew their commitment to public service and excellence in work, ठीक है। तो ये भी नई नई पर्सनल पॉलिसी के अंदर एक सिविल सर्विस डे मनाया जाएगा, ये भी बताया गया। एंड दैट विल बी ऑन द 21st of the April every year. Prime Minister Award for Excellence in Public Administration. The government has instituted Prime Minister Award for Excellence in Public Administration to acknowledge, recognize, and reward the extraordinary and innovative work done by officers of the central and the state governments. The scheme reward the outstanding and exemplary performance of the civil servant, ठीक है। देन चीफ सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरीट कौन होता है? यह हर एक स्टेट का एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरीट। द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरीट इंस्टीट्यूशंस द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शंस and serve as the standing forum for exchange of view between center and the state. It provides an occasion for discussion on the global development that have been bearing on the nation as a whole and broad contour of the nation policy in the selected area of the relevant, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कराई जा रही है चीफ सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस, जिससे हर एक स्टेट के सेक्रेटरीट आएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएंगे और वो डिस्कस करेंगे विद द सेंटर ऑल दी पॉलिसी मैटर एंड ऑल्सो इनोवेटिव आइडियाज। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, फ्रॉम बिगिनिंग टू इश्यू ऑफ पॉलिसी guideline on the public grievances, the scope of public grievances invites reduction in arising the grievances by bringing continuous improvement in public service delivery through extension of quality management system सर्वोत्तम at the center as well as the state. तो अभी पब्लिक सर्विस एक बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि इंडिया इज़ बिकम और ऑल द डेवलपिंग नेशन आर बिकमिंग द welfare state, so they have to give the service to the citizen of India, ठीक है। In this regard, statutory backing for the improvement in the service delivery is sought to be given to the right to citizen for time bound delivery of the good and service, redressal to the grievances bill 2011। तो एक पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल लाया गया जो कि था 2011 में लाया गया, जो कि था सिटीजन फॉर इंडिया टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ द गुड एंड सर्विस, राइट ऑफ सिटीजन फॉर द टाइम बाउंड डिलीवरी फॉर द गुड एंड सर्विस एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल 2011। द पर्सनल पॉलिसी इज एन इंटीग्रल फंक्शन विच encompasses many aspects of the personal management. In fact, there are inseparable interlinkage as amongst the diverse personal activities. Personal management starts even before the actual employment or recruitment in the organization. In fact, recruitment itself has to be molded by the overall employment policy for the organization. Whether there has to be a great proportion of direct recruitment, that is emphasis on the catch them young as the principal, or where there should be more reliance on age, experience and longevity by promoting the people already in the organization to higher position, are a matter of policy which management has to decide beforehand. The long term planning of the cadre has to be done in the beginning, and also the part of policy of having the right person on the right job and in the right time at the right cost. बहुत important है ये, right person on the right job and right time at the right cost। ये आज के समय में ये पब्लिक पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन
ये दोनों में भी सेम हो चुका है। इवन दिस salutary personal principle is not followed in the same organization, though all pays lip service in them dictum. The methodology issue of recruitment and selection process, where there should be positive recruitment, campus recruitment, or other form of recruitment, also constitute matters of overall recruitment programs. Employment policy must have to be linked up with training, development policy, retention policy, promotion policy, compensation policy, motivation policy, career management policy, etc. Besides, there have been well thought out and positively articulate staff welfare policy and conflict management policy. It is observed that all these are basic building block of the comprehensive personal policy. देखिए हमने इतना सब पढ़ा है, इसमें क्या बताया गया है मेनली, ये अगर हम दो लाइन में समराइज करें तो इसमें यह बताया गया है कि पर्सनल पॉलिसी किस तरह से चेंज हुई है, और चेंज हुई है तो वो क्या क्या चेंज हुआ है। आज जो हम देख रहे हैं अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, वो सभी है पर्सनल पॉलिसी का एक लुक है, ओवरव्यू है। ठीक है, हमें जो भी दिख रहा है गवर्नमेंट के अंदर वो सभी क्या है, मेनली पर्सनल पॉलिसी है। तो यही हमने जाना है कि क्या क्या चेंज हुआ है, प्रमोशन से रिलेटेड हो, मोटिवेशन, करियर मैनेजमेंट हो, ट्रेनिंग हो, कोई भी हो, कंपेंसेशन हो, ये सभी क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनमें बदलाव आया है। ठीक है, थ्रू दी पर्सनल पॉलिसीज, मतलब पर्सनल पॉलिसीज, पर्सनल मतलब लोगों के ऊपर कुछ पॉलिसी लेके आना, कुछ रूल रेगुलेशन लेके आना, कुछ कानून लेके आना, ये सभी थ्रू दी पर्सनल पॉलिसी आएगा, उसी को पर्सनल पॉलिसी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें हुआ है, ये सब चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो अभी अभी अगर हम कंक्लूजन पढ़ेंगे इसका तो देखते हैं क्या है। ये कंक्लूजन ओवरऑल चैप्टर का है। तो इसमें बताया गया है मेनली पर्सनल पॉलिसी के अंदर, द एनालिसिस इन द प्रेसीडिंग यूनिट रिवील दैट वेदर हैज़ हैपन इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच टू द पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा ये कि पर्सनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और इस पर्सनल मैनेजमेंट में एक प्रोफेशनल अप्रोच बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी मस्ट हैव the proper human resource, and that human resource can be built through the personal management, and for that professional approach is very important. There was even less concern for the evolving any positive policy toward public personnel who have been the objective of the callous neglected। ठीक है, ये निगलेक्ट किया जा रहा है, थॉटलेस इंडिफरेंस। ठीक है, अब देखो, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनफॉर्चुनेटली इग्नोर ह्यूमन बींग ओनली द एसेट फॉर द appreciate in time, the only resource that represent the dynamic difference between success and failure of the organization। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट पर्सनल पॉलिसीज एंड पर्सनल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दिस यूनिट हैज़ ट्राई टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हम इस यूनिट में मेनली पब्लिक पॉलिसी के इर्द गिर्द ही सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, एफर्ट मेड सो फॉर टू इम्प्रूव पर्सनल सिस्टम इन इंडिया एंड प्रॉब्लम एंड loopholes confronting this system। On one thing has to be remembered, that the time is long past to rectify the past mistake. Time is now to adopt the right policy for ensuring the right personal system। The subsequent unit will be give the idea about the different policies and practice in the field of recruitment, promotion, training and performance appraisal। तो जो नेक्स्ट यूनिट होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, हम मेनली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, रिजर्वेशन इन सर्विस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ यूनिट नंबर 9 में। तो अभी हम यूनिट नंबर 8 में क्या पढ़े, यूनिट नंबर 8 में हम मेनली पर्सनल पॉलिसी के ऊपर पढ़े कि पर्सनल पॉलिसी क्यों ज़रूरी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों, इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है आज के समय में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।